बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बिज़नेस रिसर्च मेथड का जो टॉपिक था डाटा कलेक्शन, जिसमें हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल्स में इंटरव्यू को डिस्कस कर रहे थे। आज जो है हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप इंटरव्यू के बारे में देखेंगे कि जब ग्रुप की शक्ल में इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें किन किन टर्म्स और किन किन कंडीशंस को मद्देनज़र रखा जाता है। सो ग्रुप इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो इंटरव्यू देने वाला पर्सन है और जो इंटरव्यू लेने वाला है, ये इंटरव्यू किस टेक्निक से लेते हैं और अगले पर्सन को जो है वो किस टेक्निक से जज करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि वन बाय वन है। यहाँ पे सबसे पहले आता है फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप वो कहते हैं कि कंसिस्ट टिपिकली ऑफ 8 to 10 मेंबर्स with the moderator leading the discussions on a particular topic concept. Members are generally choose a basis of their familiarity with the topic to which information is sought. कहते हैं जी इसमें 8 से 9 या 10 लोग होते हैं, उनके दरमियान एक मॉडरेटर बैठा होता है। मॉडरेटर जो है वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो ऑब्ज़र्व करे चीज़ों को और डाटा कलेक्ट करता जाए। अब इसके साथ साथ वो ये कहता है द फोकस सेशंस आर एम्ड, मतलब कि अब इसमें कुछ सेशंस भी होते हैं। ठीक है, सेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वो कहता है कि रिस्पोंडेंट इम्प्रेशन, interpretations and opinions are the member talk about the even concept, product or services. The moderator plays a vital role in steering the discussions in the manner that draw out the information sought and keep in the member on the track. यानी ये बंदा क्या काम कर रहा होता है, साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कोशिश करता है कि लोग जो हैं ट्रैक के ऊपर रहें और अपने ट्रैक से हटें ना। अब ये यहाँ पे आ रहा है जी, मॉडरेटर का रोल क्या होता है। वंस अगेन जी, मॉडरेटर का रोल क्या होता है कि वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, डाटा अपने पास रखता है और कोशिश करता है कि उस ग्रुप के अंदर 8 से 9 लोग जो किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अपने ट्रैक के ऊपर रहे, वो ट्रैक से हटे ना सारे के सारे। नेचर एंड डाटा ऑब्टेन थ्रू द फोकस ग्रुप, किस किस्म का डाटा जो है वो फोकस ग्रुप वालों से ऑब्टेन करना चाहिए। वो ये कहता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों किस्म का डाटा जो है वो गेन किया जा सकता है थ्रू फोकस ग्रुप, क्योंकि क्वांटिटेटिव में नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव में आप अगले बंदे की एबिलिटी देख रहे होते हैं कि वो बंदा किस काबिल है। फोकस ग्रुप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा है जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि यहाँ पे लोग 5 से 6 8 10 लोग जो है किसी भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें स्काइप आ जाता है, जिसमें जूम एक एप्लीकेशन है वो आ जाती है। यहाँ पर बैठकर भी 8 से 10 लोग जो हैं किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं या एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उससे हम उसके वर्बल एंड नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। अब वो ये कहता है कि फोकस ग्रुप आर यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी स्टडी, मेकिंग जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग अ सैम्पल सर्वे। इन 3 मकासद के लिए भी जो आपका फोकस ग्रुप है वो यूज़ होता है। इसमें एक्सप्लोरेटरी स्टडी भी होती है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी से मुराद कि आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एंड मेक जनरलाइजेशंस की बात है जी, इसमें जनरलाइजेशन से मुराद ये है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई होती है आप उसको जनरलाइज करते हैं। नंबर 3 इज़ द, वो ये कहता है कंडक्टिंग सैम्पलिंग सर्वे की बात कर रहा है कि हम सैम्पलिंग का जो सर्वे होता है वो भी क्या कर रहे होते हैं, साथ साथ कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट पैनल की बात कर रहा है जी। नेक्स्ट वन इज़ द, कहता है एन एक्सपर्ट पैनल इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली कन्वेंटेड बाय द रिसर्चर्स टू elect expert knowledge and opinion about a certain issue. The criteria for the qualification as an expert are many and verified, but the expert panel usually comprises independent specialities recognized in at least one of the field addressed during the panel session. नहीं जी, एक्सपर्ट पैनल वंस अगेन जी, इसमें सारे के सारे वो पर्सन होते हैं जिनको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट होते हैं। ये सब लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं और मिल के ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट सेशंस लगाते हैं। मतलब कि पहले 4 घंटे का सेशन होता है, फिर अगले 4 घंटे का सेशन होता है जिसमें वो डाटा डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे कलेक्ट भी कर लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंटरव्यू के कुछ आ रहे हैं जी। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पढ़ूँगा, टेबल जो 7.1 है वहाँ से, कि जो आप पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं फ़ेस टू फेस, उसके एडवांटेजेस क्या हैं जी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। कैन इस्टेब्लिश रिपोर्ट, यानी आप फौरी तौर पे
आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आ रहा। आप नॉन वर्बल क्यूज़ पढ़ सकते हैं कि एक बंदा डिप्रेशन में है या एक बंदा घबरा रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको विजुअल एड्स दिखा के पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। रिच डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड, जो अच्छा डाटा होता है जो आपको चाहिए होता है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, ये टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू या फेस टू फेस इंटरव्यू। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है जी, कहते हैं टेक्स पर्सनल टाइम, आपका ज़ाती टाइम इसमें लगता है, ज़्यादा कॉस्ट इसमें आ जाती है। जो रिस्पोंडेंट होता है वो उसको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करनी पड़ती है, और उसके बाद वो ये कहता है कि इंटरव्यूअर्स अक्सर औक़ात ट्रेंड नहीं होते, जिसकी वजह से वो सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाते। टेलीफोनिक इंटरव्यू है जी, ये इसका एडवांटेज ये है जी, कॉस्ट इसकी कम होती है, और उसके बाद ये जोग्राफिकल एरिया तक रीच कर सकता है, और कैन बी डूइंग यूजिंग CATI, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको असिस्ट कर सकते हैं। नॉन वर्बल क्यूज़ कैन नॉट बी रीड, इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं उसको हम रीड नहीं कर सकते। इंटरव्यू विल हैव टू बी केप्ट शॉर्ट, इंटरव्यू शॉर्ट होने चाहिए। ऑब्सोलीट इंटरव्यू नंबर कुड बी कंडक्टेड एंड अनलिस्टेड वंस ओमिटेड फ्राम द सैम्पल, जो आपके ऑब्सोल्यूट टेलीफोनिक नंबर्स जो हैं could be contacted and unlisted ones omitted from the sample, ठीक है, ऑब्सोलीट। अच्छा, अब इसमें ये है, वो ये कहता है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि जो नंबर्स वगैरह जो होते हैं ना वो दिए जाते हैं, उनसे सही तरह से कांटेक्ट नहीं हो पाता, और अनलिस्टेड वन ओमिटेड फ्रॉम द सैम्पल, और सैम्पलिंग के तौर पे आप उसको सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड रिस्पोंडेंट कैन टर्मिनेट द इंटरव्यू एट एन, हाँ, जो इंटरव्यू आपको दे रहा है वो चाहे तो वो एंड का बटन दबाए और किसी टाइम भी इंटरव्यू को ख़त्म कर सकता है। खैर, ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आगे जो डाटा कलेक्शन मेथड का टूल आ रहा है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ बिलोंग विद द डाटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब डाटा कलेक्शन जो है मेथड, ये स्टिल हमारा कंटिन्यू है। इसमें सेकंड पार्ट आ रहा है जो ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती हैं स्टूडेंट, अक्सर लोग चलते फिरते आगे पीछे कोई काम कर रहे होते हैं या कोई ओपिनियन अपनी दे रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपको, और थ्रू ऑब्जर्वेशन वो डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो है अक्सर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता भी होता है कि एक बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और अक्सर औक़ात आपको नहीं भी पता होता। ये कोई लो लेवल का जो एम्प्लॉई होता है वो भी आपको ऑब्जर्व करके रिपोर्ट कर रहा होता है, या कोई हाई लेवल की अथॉरिटी जो होती है वो भी ऑब्जर्व आपको कर रही होती है। आगे हम चलते हैं जी, थोड़ा सा डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ द ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। वो ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन कंसर्न द प्लान, वॉचिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिहेवियर, एक्शंस और इवेंट्स। वेरियस अप्रोचेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस हैव बीन यूज्ड इन द बिजनेस रिसर्च. These may be distinguished by the four key dimensions: the characterized by the way in the conducted, controlled, whether, structure, concealed. मतलब ये ऑब्जर्वेशंस की कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ डायमेंशंस हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर दीज। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन की पहली टाइप आ रही है जिसका नाम है कंट्रोल्ड, और इसकी दूसरी टाइप है वो है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी क्या है। कहता है ऑब्जर्वेशन इज सेट टू बी अ हाई इन कंट्रोल व्हेन द सिचुएशन और सेटिंग्स इज मैनिपुलेट और कंट्राइव्ड बाय द रिसर्चर। अच्छा, ये वो वाली ऑब्जर्वेशन है जब हालात आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड, मतलब कि जहाँ पे कंट्राइव्ड कहते हैं अभी अलामती तौर पे आपने कोई सिचुएशन क्रिएट जब की होती है, कंडीशन बनाई होती है, तब आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों के बिहेवियर्स वगैरह को, लोगों के रिस्पॉन्सेस को, उनके काम करने को, इन्वायरमेंट को। ये भी बेसिकली क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। अब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है कि वंस अगेन ये वो वाली ऑब्जर्वेशन है इज़ कैरिड आउट अंडर केयरफुली अरेंज कंडीशन, मतलब कि बड़ी केयरफुली साथ चीज़ें होती तो कंट्रोल में है, लेकिन आप बड़ी केयरफुली क्या करते हैं, चीज़ें मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं ताकि कंडीशंस आपके कंट्रोल में रहें। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक दैट मेक्स नो अटेम्प्ट टू कंट्रोल, मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस द सिचुएशन, मतलब जिसमें सिचुएशन में जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता। अब इसके एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि लोग जो होते हैं,
पीपल कैन बी ऑब्जर्व इन, हाँ लोगों को पता ही नहीं होता वो नेचुरल इन्वायरमेंट में भी अक्सर औकात ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनसे शुगल मजाक में जाकर बैठते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं हाँ यार सुनाओ फलाना बंदा इस सीट पे बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो अगर तो उसके बारे में खुशी मजाक में लोग जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे तो इट्स मीन कि आप ये बात परसीव कर लेंगे कि यार लोग इससे एग्री नहीं है, इससे खुश नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर से क्या मुराद है। वो ये कहता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वो वाला पर्सन होता है, यानी जो आप ये समझ लें कि आपके ग्रुप का पार्ट होता है, ठीक है। आपके ग्रुप के पार्ट से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर होता है, ठीक है, और काम कर भी रहा होता है और ऑब्जर्वेशन को एज आ एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे वो डील करता है और जनाब पार्टिसिपेट कर रहा होता है इसके अंदर। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेशन, ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें वो डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, बैठ जाता है, कभी किसी कैमरे के सामने, शीशे के सामने चला जाएगा या एज अ कस्टमर के तौर पे आपके पास इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा होगा और आपसे और चीज़ों को बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होगा। दे आर द नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है ना, जिसने ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, इस बंदे ने पहले ही चीज़ें कुछ लिख के रखी होती हैं अपने पास कि मैंने जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है तो मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है उसमें से, यानी मैंने क्या लो लेवल के स्टाफ को ऑब्जर्व करना है, हाई लेवल के स्टाफ को ऑब्जर्व करना है या कोई और चीज़ उनकी ऑब्जर्व करनी है। अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है कि उसने चीज़ें लिख कर नहीं रखी होती हैं, वो एक नज़र में जाता है, देखता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रखी हुई है सामने और क्या चीज़ जो है वो उसको सूट नहीं कर रही, वो आपकी अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में बात आ जाती होती है। नेक्स्ट वन इज़ द कंसील्ड वर्सेस अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशन। अब कंसील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ये बात बता दी जाती है कि भाई आप लोग जो है अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, लिहाजा आप अपना काम ठीक करें, तो वो उस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या बात बताई दी जाती है कि लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके किन बिहेवियर्स को या किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है या वो अंडर स्टडी है, ठीक है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब पार्टिसिपेंट, टू इम्पोर्टेंट अप्रोचेज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ऊपर हमने पढ़ा है कि ये पर्सन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा होता है कि ऑब्जर्वेशंस एज आ एम्प्लॉय के तौर पे उसको अपना एक्स्ट्रा वर्क समझता है और उसको ले रहा होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स आ रही हैं जी, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, व्हाट टू ऑब्जर्व, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये आपने सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें वही बातें ऊपर हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में डिटेल में नोट है, ये आप एक दफ़ा स्टडीज़ को कर लें, देखें इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि आपके रिटन वर्क के अंदर एक मटेरियल आपको ऐड कर देगी, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट वन इज़ द एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं। देखिए जी, एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि आप जो है खामोशी के साथ एक साइलेंट वर्कर के तौर पे डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते होते हैं और आपको किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आप बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एक और एडवांटेज आपका सामने आ रहा है वो ये है कि सर्टन ग्रुप आपको मिल जाता होता है कि जिसको आपने एग्जामिन करना है, चाहे वो ग्रुप बच्चों का है, चाहे वो यंगस्टर्स का है, चाहे वो ओल्ड एजेस का है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस ये हैं कि अक्सर औक़ात बायसनेस आ जाती है जी, ज़ाती कोई खलश होती है, हम जानबूझ के फिर वो वाली चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जिसमें कोई ना कोई हम कीड़ा या कोई ना कोई नुक्स उसमें से निकाल सकें। और इसके अलावा ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इसके डिसएडवांटेज उसके अलावा ये होता है कि अक्सर औक़ात ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो आपके मूड पे भी डिपेंड कर रही होती हैं कि अगर आज आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपका मूड आज अच्छा नहीं है तो आप जो है वो चीज़ें हो सकता है वो वाली ऑब्ज़र्व करें जो ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो या उसके मुकाबिल नहीं होती। तो ये हमारा बेसिकली था ऑब्जर्वेशन का टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, डाटा कलेक्शन मेथड का सेकंड टूल है जिसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।